डॉक्टरों का बहुत बड़ा गिरोह है जो कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, और ऐसा गिरोह पटना से लेकर हर एक जिले में बैठा हुआ है। जो डॉक्टर बने हुए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वो अपना स्वामी भक्ति जो है अपने लिए दिखाते हैं, हॉस्पिटल को आगे नहीं बढ़ने देते। नर्स उपलब्ध नहीं, सफाई कर्मी नहीं, दवा नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, आईसीयू नहीं हो, वेंटिलेटर नहीं, लेकिन वो लेटर पैड जरूर रहता है जिस पर रेफर डॉक्टर साहब लिखते हैं। जो भी सरकारी स्टाफ हैं वो सिर्फ नौकरी करने के लिए जाते हैं, पैसा बनाने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में कोई नया बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है कि वहाँ चोरी चकारी ना चलता हो। एक्सपायर दवाइयों को खरीदा जाता है, इक्विपमेंट को जो है बाहर में बेचा जाता है। मैं जानता हूँ कि ग्लव्स हुए, बहुत सारे सर्जिकल आइटम जो हैं, जो एम्बुलेंस पर आना चाहिए वो दुकानदारों के पास भेजा जाता है, प्राइवेट दुकानदारों के पास। अररिया जिले के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हैं, फैजान रहमान उनका नाम है, और उनका कहना है कि अगर नेपाल का विराटनगर नहीं होगा तो अररिया का स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभल सकता है। यानी जो भी मरीज आते हैं, चाहे वो गंभीर हो या फिर साधारण मरीज हो, उन्हें विराटनगर के लिए रेफर कर दिया जाता है। और अमूमन बिहार के सभी जिलों का यही हाल है। हम अगर शाहाबाद क्षेत्र की बात करें, जिसमें 4 जिले आते हैं, भोजपुर है, बक्सर, कैमूर और रोहतास है, वहाँ के पेशेंट्स को अमूमन बनारस रेफर कर दिया जाता है। गंगा इस पर अगर हम आते हैं और सारण प्रमंडल की बात करें, जिसमें गोपालगंज है, छपरा है, सिवान है, तो उनको गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। चंपारण को 2 सुविधा उपलब्ध है, वो गोरखपुर भी रेफर होते हैं, वो नेपाल भी रेफर हो जाते हैं। दरभंगा के भी ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो नेपाल रेफर हो जाते हैं, और जब किसी को कुछ नहीं सूझता है तो वो पटना रेफर कर दिया जाता है। गया और जहानाबाद की बात करें तो उन्हें झारखंड रेफर कर दिया जाता है। किशनगंज, पूर्णिया माफ़ कीजिएगा, और कटिहार की बात करें तो उन्हें बंगाल रेफर कर दिया जाता है, उन्हें झारखंड, जमशेदपुर, रांची रेफर कर दिया जाता है। मतलब जो जहां से नज़दीक है बड़ा शहर, वहां रेफर कर दिया जाता है। भले ही अस्पतालों में नर्स उपलब्ध नहीं हो, सफाई कर्मी नहीं हो, दवा नहीं हो, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हो, आईसीयू नहीं हो, वेंटिलेटर नहीं हो, लेकिन वो लेटर पैड जरूर रहता है जिस पर रेफर डॉक्टर साहब लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है वो किसके कारण है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद फिर से ये मामला तूल पकड़ लिया है। अब नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा बात है कि बिहार इसमें टॉप किया है, ऊपर से नहीं नीचे से, यानी नीचे से पहले नंबर पर बिहार है। किस मामले में? मामला है कि 1 लाख की जो आबादी है किसी भी क्षेत्र में, जिला, जवार, गांव, कहीं भी 1 लाख की जो आबादी है उस पर कुल अस्पताल बेड किसी राज्य में कितने हैं, तो बिहार में कितने हैं इसके ये हम बताएंगे। लेकिन पहले उससे आपको बताते हैं कि किस राज्य में, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अस्पताल के बेड हैं वो पुडुचेरी में है, जहां पर लगभग 1 लाख की आबादी पर 122 अस्पतालों के बेड उपलब्ध हैं। और अगर राज्य की बात करें जहां पे सर्वाधिक बेड उपलब्ध है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कुल यह आंकड़ा 120 के आसपास है। अब देखिए, अब हम 3 जगहों का तुलना करेंगे जिसमें 2 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है। हम बिहार की, दिल्ली की और केरला की बात करेंगे। दिल्ली राजधानी है और बिहार राज्य है, केरला राज्य है। हम आंकड़ा आपके सामने जो रखेंगे उसमें आबादी, राज्यों का क्षेत्रफल और साथ ही साथ जीडीपी कितना है वहां का, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीडीपी का बात करना, क्योंकि उससे हम समझ सकते हैं कि उस राज्य में कितना पैसा का लेन देन होता है। बिहार की बात करें तो यहाँ की जीडीपी जो है वो 7,57,000 करोड़ की है। वहीं दिल्ली की 7,98,000 की है और केरला की 8,54,000 करोड़ की है। तो ऐसी स्थिति में अब जीडीपी जो है वो इन तीनों जगहों का लगभग बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में 26 लाख करोड़ का जीडीपी है, तो वैसा अंतर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की, तो बिहार की आबादी जो अनुमानित है वो 12.5 करोड़ के आसपास है, दिल्ली में 2 करोड़ और केरला की 3.5 करोड़ है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार इसमें सबसे बड़ा है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका वर्ग क्षेत्र है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो 1484 और केरला की बात करें तो 38,863। लेकिन आबादी में सबसे ज़्यादा बिहार, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बिहार, और कोई जीडीपी भी कम नहीं है कि हम इसे गरीब राज्य बोल सकते हैं। लेकिन जब अस्पतालों की बेड की बात आती है तो बिहार में मात्र 6 बेड उपलब्ध हैं 1 लाख की आबादी पे। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 59 ही आंकड़ा है और केरला की बात करें तो 22 है। तो ऐसी स्थिति में अब कुछ सवाल हैं जिस पर
चर्चा होनी चाहिए। मंगल पांडे तो बच के निकल गए। मंगल पांडे से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो कुछ नहीं बोले। बाबा जो है वो इसी तरीके से निकल गए। खैर, राजनीति करना उनका काम है। और दो तीन जो अहम सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं, जिस पर हम आदेशपुरी से चर्चा करेंगे। पहले परिचय दे दूं अपना, मेरा नाम उदीप तारन है और द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कि 2005 में सरकार बनती है आदेश जी, बीजेपी की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, आज तक मुख्यमंत्री हैं। बीच का कुछ महीना जीतन राम मांझी रहे थे, काउंट उनको नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग बिहार का लगातार बीजेपी के पास रहा है। चंद्रमोहन रॉय बने, नंद किशोर यादव बने, अश्विनी चौबे रहे और अभी मंगल पांडे हैं पिछले कई सालों से। बीजेपी और जेडीयू में जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्योंकि विभाग लगातार बीजेपी के कमांड में रहा है। साथ ही साथ एक और आंकड़ा आपको बताते हैं, 2020 से 21 का जो बजट था उसमें लगभग 10,790 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। बहुत बड़ा है, जो केरला और दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये स्थिति क्यों है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये आंकड़ा है जो नीति आयोग ने तैयार किया है, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और WHO के साथ मिलकर तैयार किया है। और जो है ये IPHS यानी कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012 के गाइडलाइन के हिसाब से 1 लाख की आबादी पर 22 बेड होना चाहिए। और 15 जो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जो कि इस स्टैंडर्ड से नीचे आते हैं, जिनके पास 1 लाख से कम है। लेकिन बात अहम इसलिए हो जाती है कि सबसे नीचे हम हैं, बिहारी ही सबसे नीचे है। ये सबसे बड़ा एक कहें तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आखिर 2005 से यहाँ पर दावे किए जाते हैं, और ख़ासकर कोरोना के बाद से। अभी आप सुनते हो या मंगल पांडे लगातार बोलते हैं कि हमने तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रखी है, तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जब आता है ये समस्या तो हम देखते हैं कि कैसे हॉस्पिटल जो हैं वो हाथ पसार देते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी के ही भरोसे लोगों को रहना पड़ता है। आपने बात किया कि कौन जिम्मेवार है, तो देखिए, जिम्मेवार तो सबसे पहले इसमें नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं और वो सारे टीम को वही लीड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम स्वास्थ्य मंत्री के माथे इसे रखकर और नीतीश सरकार को जो है इसे बचा सकते हैं। दोषी तो यही है, लेकिन बीजेपी का भी दोष इससे कम नहीं है। वो लगातार जो है स्वास्थ्य को, गरीबी को और ये सब को मुद्दा बनाते हैं। और जंगल राज जो लालू यादव का संज्ञा दिया जाता है, उसमें ये सब ही जो प्राथमिक सुविधाएं जो हैं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन भी, ये सब है, ये सब चौपट था जिसको सुधारने के लिए ये लोग आया। तो जिम्मेवारी तो दोनों की बनती है। बीजेपी भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी रही, अब तो बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, अपने आप को खुद ये कहते हैं। तो ये सचमुच ये प्रश्न है कि आखिर बीजेपी के जो स्वास्थ्य मंत्री लोग थे उन्होंने क्या आखिर किया। यहाँ पर हमेशा दावे किए जाते हैं कि हमने PHC लेवल पर जो है वो सारी व्यवस्थाएं करके रखी है, लेकिन आप यहाँ के 1 लाख जनसंख्या पर 6 बेड होना ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य है। जबकि आपको बता दें कि बिहार जो है, यहाँ पर कुपोषित लोगों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर स्वास्थ्य जो समस्या है वो लोगों को ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि देखें आप तो यहाँ से लोग स्वास्थ्य के लिए भी पलायन होता है दूसरे राज्यों में, दिल्ली में, यूपी में, सभी जगह जाकर लोग इलाज करवाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक प्रखंड में जो है, अब ये एक प्रखंड के ही जो थे मेडिकल स्टाफ थे, उन्हीं का ये कहा हुआ है कि सरकार देखिए कि कैसे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा। सरकार जो है, जैसे कि जो डिलीवरी होता है, अब एक प्रखंड में बता रहे थे कि वो 6 बेड का सुविधा है। डिलीवरी होता है तो अगर डिलीवरी होता है तो उसको 1 से 2 दिन रखा जाता है। उसके बाद है कि सरकार जो है उस बच्चा का अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग हो, ये सब हो, इसके नाते और कहा जाता है कि 1 सप्ताह उसको रखने के लिए। और एवरेज जो है एक ब्लॉक में 5 से 6 जो महिलाओं का है रोज़ डिलीवरी होता है। तो कहाँ कोई रहेगा, तब तो ज़मीन पे ही बिछा के रहना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि यहाँ के हॉस्पिटलों में यह स्थिति होती है कि मरीजों को नीचे सोना पड़ता है। तो हम जो एक स्टैंडर्ड है वो भी 2012 का है। कोविड काल आने के बाद से हमें इसमें और ज़्यादा वृद्धि करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे स्थितियाँ खराब हो गई, लोगों के हॉस्पिटल में रहने के लिए जगह नहीं था। अभी देखें ना, बच्चों का जब स्थिति जब वायरल चला था, कितने भी पटना के हॉस्पिटल जो है वो फुल हो गए, सरकारी सभी फुल हो गए, एक बेड पे 3-3 इलाज चल रहा था। हाँ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के, और कैसे हम, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आखिर 6 बेड ही आप
बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं। हर एक प्रखंड में देख रहे हैं कि सामुदायिक भवन जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं और बेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल भवन ही बनाने तक सरकार को इंटरेस्ट है। उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी रखना है, उसमें आपको जितना ये बेड का सुविधा रखना है, उसमें जो इक्विपमेंट होता है, मेडिकल इक्विपमेंट, उसको रखना है, उनका 24 घंटा वहाँ बने रहना, वहाँ पर उसको देखना है। जो सुविधा जो मिल रही है वो कितना लोगों के लिए संतुष्टि वाला है। ऐसा नहीं है कि आया दिखा लिए, जिनसे लोगों के जीवन में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, वो भी आपको मेंटेन करना है। तो दोषी तो दोनों लोग हैं, किसी एक को दोषी ठहरा के अलग नहीं हुआ जा सकता है। और मुख्यमंत्री जो कि इन सब बेसिक मुद्दों को लेकर आए थे, बिहार में ये समस्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा हुआ, शिक्षा हुआ, परिवहन हुआ, तो मुख्यमंत्री दावा किए तो मुख्यमंत्री भी इससे नहीं बच सकते, बल्कि उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है इसको लेकर। एक और देखिए, अब अहम सवाल है, आपने छेड़ दिया मामला कि भवन में भवन निर्माण हो रहा है। 10,790 करोड़ पिछले साल दिया गया आदेश है। अगर इसको हम सभी जिलों में बांट देते हैं तो लगभग 260 करोड़ के आसपास प्रत्येक जिला में इतना पैसा जा रहा है सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर। आपको नहीं लगता है कि एक साल में 250 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है? कम से कम जो जिला स्तर के सदर अस्पताल हैं उनको अच्छे तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। वो पैसा कहाँ कहाँ वो चल जा रहा है? देखिए, मैं खुल के बात करूं तो केवल सरकार को ही हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए दोषी जो हैं वो मेडिकल स्टाफ भी हैं, जो अधिकारी हैं मेडिकल से जुड़े हुए वो भी हैं। सबसे बड़ा कारण आपको मैं बताऊं कि आप देखिए ना पीएमसीएच में कि वहाँ का एमआरआई मशीन चाहे सीटी स्कैन मशीन कभी भी एक सप्ताह अच्छे से काम नहीं करता है, और जैसे ही उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया वो आज तक कभी बंद नहीं हुआ, लगातार चलते रहता है। तो इसका मतलब है कि जो भी सरकारी स्टाफ हैं वो सिर्फ नौकरी करने के लिए जाते हैं, पैसा बनाने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल में कोई नया बात नहीं है कि वहाँ चोरी चकारी ना चलता हो। एक्सपायर दवाइयों को खरीदा जाता है, इक्विपमेंट को जो है बाहर में बेचा जाता है। मैं जानता हूँ कि ग्लव्स हुए, बहुत सारे सर्जिकल आइटम जो हैं, जो एम्बुलेंस में रहना चाहिए, वो दुकानदारों के पास भेजा जाता है, प्राइवेट दुकानदारों के पास। तो चोरी जो है वो सभी जगह है। और उसके बाद एक और चीज़ है, जितने भी डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटलों से जुड़े हुए हैं, नाम के लिए जुड़े हुए हैं, केवल सैलरी उठाते हैं और सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों को वो अच्छे से धरती पर नहीं आने देना चाहते हैं। आप ही सोचिए ना, पीएमसीएच में अगर 24 घंटा एमआरआई होते रहेगा, सीटी स्कैन होते रहेगा, इमरजेंसी काम करते रहेगा, तो फिर यहाँ के हॉस्पिटल क्या करेंगे? बिल्कुल। और मैक्सिमम डॉक्टर जो इससे जुड़े हुए हैं उनका एक हॉस्पिटल भी चलता है, और ना ये हॉस्पिटल में बैठते हैं, ना ही अपने नर्सिंग होम में बैठते हैं, वहाँ भी जूनियर डॉक्टरों के हवाले किए हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अवरोधक है, जो डॉक्टर बने हुए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन वो अपना स्वाभिभक्ति जो है अपने लिए दिखाते हैं, हॉस्पिटल को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। कितने डॉक्टर जो हैं वो केवल इसलिए हॉस्पिटल में जाते हैं कि वहाँ पर मरीज के बीच में वो फेमस हो सके, और उसके बाद जो मरीज उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर इलाज करवा सके, इसी के लिए जाते हैं। फिर से है कि वही उन्हीं लोग के द्वारा जो है, टीम के द्वारा, सिविल सर्जन देख लीजिए ना, कहाँ के सिविल सर्जन को अगर अच्छे से जांच कर दिया जाए, उनके खिलाफ अनियमितता का मामला नहीं आता है। सभी लोग जो है, आप सदर हॉस्पिटल में देखिए किस चीज़ के लिए पैसा नहीं आता है। सफाई के लिए पैसा आता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा आता है, बेड के लिए पैसा आता है, खाने पीने के लिए पैसा आता है, लेकिन क्या कभी वो यूज होता है? वहाँ पर वैसा सुविधा दिया जाता है? आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? आदेश जी, आपको नहीं लगता है कि अगर प्रत्यय अमृत चाहें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग के, मंगल पांडे चाहें, तो ये सभी चीज़ रुक सकता है? आपको नहीं लगता है कि इन लोगों का हिस्सा उनको मिला हुआ रहता है? देखिए, बातें तो ऐसी आती हैं कि इसमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चलता है। डॉक्टरों को पटना में जो काम कर रहा है 20 साल से, यहाँ इसको फेंक दिया जाएगा, सीधे उठा के ट्रांसफ़र किया जाएगा कटिहार, किसी को भागलपुर, किसी को बेतिया, और फिर जानबूझकर कि वो जाएगा नहीं, वो पैसा देगा, फिर अपना ट्रांसफ़र रुकवाएगा, फिर पटना में या एनएमसीएच में या जो भी आसपास में है वहाँ पे ठानने का बात कर रहे हैं। ठान लिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि बिहार में सारे स्टैंडर्ड का फॉलो होगा। डॉक्टर के, देखिए, डॉक्टर के क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उनके सरकारी व्यवस्था को अपना न वो नहीं समझते हैं। वो सरकारी को समझते हैं कि ये सरकारी ही है, ये अच्छा होने वाला नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ने दो। आप ही सोचिए ना, 5500 बेड का पीएमसीएच हॉस्पिटल बन रहा है। अगर ये पूरे तरह से अच्छी तरीके से रन करने लगे तो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या होगा? 5500 बेड कम नहीं होता है।
और इमरजेंसी उसी लायक काम करने लगे, डॉक्टर भर्ती बहुत ज़्यादा हो रहा है डॉक्टर का, डॉक्टर वहाँ पर हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग गया, सारा इक्विपमेंट दिया जा रहा है, सारा वहाँ मशीनरी लगा हुआ है, तो कौन जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में? तो ये एक साजिश चलता है। जितने जगह के सदर हॉस्पिटल हैं उसको आप उतना आगे बढ़ने ही नहीं दो कि लोग जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल के आदी हो जाए। उसको जानबूझ के खराब रखना है ताकि प्राइवेट सेक्टर चलता रहे, और हो ना हो प्राइवेट सेक्टर वाले पूरे व्यवस्था को सपोर्ट करते होंगे, ऊपर से उनको देते होंगे पैसा, तभी इस कारण से जो है ये लोग आंख मूंदे रहते हैं और सरकारी योजनाओं में भी लूटमार चलता है, मिस दोहरा कमाई हो रहा है। यही से किया जा सकता है, क्योंकि पैसा आप बता रहे हैं इतना जा रहा है, तो जा रहा है तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब यही है कि गड़बड़ी होता होगा। आप सुनते होंगे कि एक्सपायरी दवाई खरीद दिया गया, फेंका हुआ मिला इतना, फिर से आपने बहुत सारा चीज़, कोरोना में जो एंटीजन किट था उसे भी बेचा गया है बाहर में, रेमडेसिविर तो 20,000 तक में 20,000 तक बिका है रेमडेसिविर। तो ये तो इमरजेंसी के समय का बात है। अमूमन और दिन देखिए क्या होता होगा। आप एक्सरे कराने जाएंगे तो एक्सरे मशीन खराब है, फ्यूज उड़ा हुआ, उसके नाम पर आपको बाहर प्राइवेट में कराना पड़ता है। तो बहुत सारा चीज़ है, और मैं क्या बताऊं। और जो सरकार जो है केवल दावे करती है, लेकिन नीति आयोग का ये रिपोर्ट जो है वो असलियत खोल के सामने रखा है। बिल्कुल, सरकार के दावे की आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कई दफा आपने पीएमसीएच का नाम लिया। अब एक आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने मैं रख देता हूं, अब स्क्रीन पर देखिए। 2008 की बात करें तो उस समय कुल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे बिहार में उनकी संख्या 1717 थी, जो कि साल 2016 आते आते तक 1033 पे आ गई। यानी लगभग 690-700 आप मानिए 700 के आसपास सरकारी अस्पताल बंद हुए बिहार में। और 2019 तक का जो ये आंकड़ा था वो आंकड़ा लगभग 100 इसमें और बढ़ गया। मतलब 10-12 सालों में एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच को बनाएंगे, दूसरी तरफ उन्हीं के टेन्योर में जब अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे, नंद किशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री थे और अभी मंगल पांडे, लगातार इनके द्वारा अनाउंसमेंट हो रहा है कि पीएमसीएच को सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। दूसरी तरफ 10 सालों में लगभग 1000 से अधिक सरकारी अस्पताल बंद हो गए। ये कितना बड़ा मतलब आयरनी है आदेश जी। वही तो देखिए, सरकार आज ही पेपर में निकला हुआ है कि प्रधानमंत्री कहें कि देश के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मेडिकल कॉलेज पहले आप वहाँ के सदर हॉस्पिटल को तो संभाल ले, पहले पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, फिर से रेफरल हॉस्पिटल है अनुमंडल लेवल पर। ये इन सबों में केवल बिल्डिंग बना है लेकिन सुविधा नहीं है वहाँ पर। और आपने कहा कि कैसे हॉस्पिटल जो कम हो गया, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव के द्वारा जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भैंस चल रहा है, वहाँ बकरी है, वहाँ लोग सोए हुए हैं या खंडहर हो गया, लगातार कितने हॉस्पिटल का ट्वीट किया गया है, सैकड़ों हॉस्पिटल का ट्वीट किया गया है फोटो डाल कर। तो रियलिटी तो है इसमें बंद हुआ है, और बंद होने का कारण ये है कोई इस तरह बंद नहीं हो गया, सरकार का अनदेखापन ही से बंद किया। वहाँ पर सुविधाएं न देना, डॉक्टर को ना भेजना, और सबसे बड़ी बात मैं तो मानता हूँ कि सरकार जितने भी सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर डिग्री लेते हैं उनको तो नेसेसरी कर देना चाहिए कि 10 साल उनको बिहार के गांव में पीएचसी लेवल या रेफरल हॉस्पिटल में उनको सेवा देना है। क्योंकि जो ये क्लिनिक सिस्टम जो है ना, क्लिनिक सिस्टम आपको सरकार पढ़ाती है कि सरकारी पैसे पर कि आप जो हैं सरकारी सेवाओं में आकर लोगों का सस्ता इलाज करेंगे, लेकिन सारे डॉक्टरों के द्वारा अपना क्लिनिक खोला जाता है और उनका दिमाग सरकारी हॉस्पिटल में केवल अटेंडेंस लगाने भर का रहता है कि उससे उनका सैलरी आता रहेगा, और उसके बाद जो है वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के उसमें अपना देखते रहते हैं। तो ये तो एकदम मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक सरकारी सेवा में हैं, और आपकी पोस्टिंग जो है वो पीएचसी लेवल या फिर रेफरल हॉस्पिटल लेवल तक ही रहेगा, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप सदर हॉस्पिटल तक ही रहेंगे। आपको प्राइवेट अथी पर एकदम पूरा बंद रहना चाहिए। और हॉस्पिटल जैसे एम्स में है, एम्स में आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं बाहर में, तो एम्स का देखिए व्यवस्था सब अच्छा है उसका, ठीक है उसका। तो यही कारण है कि डॉक्टर जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग तो होती है लेकिन वो कभी जाते नहीं है वहाँ पर, और जांच भी होने जाता है तो पैसा देकर उसको लोग मैनेज कर लेता है। बहुत बड़ा इसमें घालमेल होता है। देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिहार के लिए एक दुधारू गाय हो गया कुछ लोगों के लिए, जो कि वो सरकारी स्तर पर सरकारी व्यवस्था को ठीक नहीं होने देते हैं, उसके पैसे को इधर उधर करते हैं, अपने पॉकेट में डालते हैं, और उसके एवज में प्राइवेट संस्था का डेवलप किया जाता है और वहाँ
वहाँ पर फिर जनता को लूटा जाता है। आप ही सोचिए ना, एक सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, 2 रुपये की पर्ची लगती है, फ्री में दवा मिलता है। जी। अभी आप चल जाइए इनकम टैक्स के पास जो हॉस्पिटल है उसमें ऐसा होता है, डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज करते हैं। ये अगर चीज़ सारा जगह हो जाए, सारे पीएचसी में ये काम होने लगे, सारे सामुदायिक केंद्र में होने लगे, सारे रेफरल हॉस्पिटल में होने लगे, सारे सदर हॉस्पिटल में ये चीज़ होने लगे, तो आप सोच नहीं रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई देखने भी जाएगा क्या? तो ये जानबूझ के ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा जो अभी कमाई का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है पूरे देश में, बिहार में ज़्यादा है। बिहार में यहाँ तो सरकारी नौकरी सोचा ही जाता है कि काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से पैसा मिलता रहेगा, नौकरी से हमको नहीं निकालेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपका आउटपुट क्या है। कोई भी चीज़ में आपने पैसा लगाया तो उसका आउटपुट क्या है, कितने लोगों का इलाज हो रहा है। अब हमने 10,790 करोड़ रुपया लगा दिया और आपको हॉस्पिटल में बेड हैं 6 मात्र, एवरेज देखा जाए तो फिर पैसा कहाँ जा रहा है? इसका तो कोई आउटपुट नहीं है। तो व्यवस्था जो है ना, कभी भी नीचे से नहीं ऊपर से चरमराता है, टॉप से ही बॉटम में आता है करप्शन। तो पूरे व्यवस्था का जो है समीक्षा करने की ज़रूरत है। और ये पहला नीति आयोग का हर एक साल रिपोर्ट आता है, चाहे नीति आयोग का है, चाहे स्मार्ट सिटी का है, या किसी भी तरह का रिपोर्ट आए, बिहार नीचे से ही टॉप में रहता है। ये इस पर देखने की ज़रूरत है और रियलिटी में जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है। पप्पू यादव जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बिहार में कोरोना के समय में, तो उसमें उसको बयानबाजी नहीं लेना चाहिए था। वैसे हजारों लोग जो हैं हॉस्पिटलों में ऐसी बातें बोल रहे थे। तो कुछ चीज़ में है, कभी भी ना राजनीति होना चाहिए और ना भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सुरक्षा है, ये जब तक आप सही नहीं रखेंगे, आपका कोई भी इंडेक्स सही नहीं होने वाला है। आप कितना भी कागजों पर कितना भी बना ले कुछ भी, लेकिन नीति आयोग हो, एनसीआरबी का रिपोर्ट हो, स्मार्ट सिटी का रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, स्वच्छता का रिपोर्ट हो, सब में बिहार नीचे से है। तो ये तो इस समीक्षा का बात है। आखिर कैसे कोई, सबके लिए नियम तो बराबर होता है, लाइन तो सबके लिए बराबर है। ऐसा थोड़ा ही है कि यूपी के लिए कुछ और है, मध्य प्रदेश के लिए कुछ और है। तो उसे हमें ख्याल में रखना पड़ेगा। और बिहार में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी व्यवस्था की वही हाल है। हमें याद है कोविड के दरमियान ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा था, #रिजाइन अमंगल पांडे, मंगल पांडे नहीं, अमंगल पांडे। जमकर फजीहत हुए थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन उसके बाद भी शायद उनकी नींद नहीं खुली। आज 3-4 महीना बीत चुका है, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, और अगर किए होते तो शायद जो नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई है, इसमें 6 की जगह पे संख्या 16 भी हो सकता था, 26 भी हो सकता था और 36 भी हो सकता था। लेकिन बिहार का स्वास्थ्य विभाग, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, इनको ये सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ प्रत्यय अमृत का नाम मैं जरूर लूँगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं उस विभाग के, और दबंग अफसर माने जाते हैं, दबंग अधिकारी माने जाते हैं। तो आखिरकार उनकी दबंगई, और मंगल पांडे जो कि बीजेपी के एक बड़े चेहरा हैं बिहार में, ये लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि बिहारी परेशान हैं। हर घर में जो बीमार है, अभी बच्चा जो बीमार पड़ रहा था सभी घरों में, उनका वही फजीहत हुआ, चमकी बुखार। कितने बच्चे SKMCH मुजफ्फरपुर में उनकी जान चली गई। आप ही सोचिए ना कि यहाँ पर हेल्थ व्यवस्था खराब होने के कारण आप दिल्ली के एम्स चले जाइए, BHU में चले जाइए, देश के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चल जाइए, बहुत बड़ा संख्या बिहारियों का है। चाहे टाटा के कैंसर हॉस्पिटल में चल जाइए, चाहे मद्रास के चेन्नई के शंकर नेत्रालय में चले जाइए, देश का जो भी टॉप हॉस्पिटल है वहाँ पर बिहारियों का एक लाइन लगा रहता है वहाँ दिखाने के लिए। तो आखिर आपने कभी सुना है कि यूपी का कोई आया हो इलाज कराने के लिए पिछले 25 सालों में? लेकिन पटना का PMCH एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि उसमें यूपी से लोग आते थे, बंगाल से, नेपाल से, सभी जगह से लोग आते थे इलाज कराने वहाँ पर। आपको बता दें कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो PMCH में करवाया था। तो लेकिन आज क्या है कि आज मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता, लालू यादव इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, जो कोई भी नेता जो है वो अपना। और फिर से देखिए, कोविड काल में किसी भी नेता को आपने सुना कि PMCH में भर्ती हुआ हो? नहीं। सारे कोई पटना एम्स में भर्ती हो रहा था, एक भी आदमी। यानी कि इनको भी पता है कि हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं है, यहाँ पर इलाज सही से नहीं होता है। तो ज़रूरी है सबको लोगों को वैसे ही सुविधा मिले जैसे नेता अपने लिए सोचते हैं। और आप ही देखिए ना कि एक हाई कोर्ट जो है एक आदेश दिया था, जितने भी अफसर हैं
उनको कहा गया कि आपको इलाज के लिए जो बाहर इलाज के लिए फंड मिलता है, पैसा मिलता है, वो नहीं मिलेगा, आपको राज्य में ही कराना पड़ेगा। कितने यूपी वाले कहीं नहीं जाते हैं, यूपी में ही वैसा हॉस्पिटल है, इलाज कराते हैं वो। फिर से आप देख लीजिए मध्य प्रदेश वाले भी कहीं नहीं जाते हैं, वहाँ भी हॉस्पिटल है। बंगाल वाले भी कभी नहीं आते हैं, तो बिहार वाले की क्या जरूरत है दिल्ली जाने का इलाज कराने के लिए? क्योंकि बिहार के आपने जो बोला आदेश जी की चंद्रशेखर आए थे कभी पीएमसीएच में अपना ऑपरेशन कराने, प्रधानमंत्री होकर वो आए पीएमसीएच, और मौजूदा दौर में अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा आंख का ऑपरेशन करवाने नीतीश जी दिल्ली गए। तो आज एक विधायक भी पीएमसीएच में अपना इलाज कराने के लिए नहीं जा सकता है। कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत भी सक्षम है, पैसा है, वो पीएमसीएच या किसी ये बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए नहीं जाता है। लेकिन वही आप ही सोचिए ना, आखिर एम्स भी सरकारी ही हॉस्पिटल है, क्यों उसका व्यवस्था इतना अच्छा है कि सारे लोग उसी में जाते हैं? क्यों नहीं हम पीएमसीएच को एम्स के कार्यप्रणाली के जैसा बना सकते हैं? तो वैसे ही कार्यप्रणाली हमको सीखने का ज़रूरत है। लेकिन ये डॉक्टर जो मैं बताया कि एक डॉक्टरों का बहुत बड़ा गिरोह है जो कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, और ऐसा गिरोह पटना से लेकर हर एक जिले में बैठा हुआ है जी। और सबसे जो अंतिम सवाल हमारा रहेगा हमारे दर्शकों से यही रहेगा कि इस गिरोह के बारे में जब आदेश पूरी समझ सकते हैं, उदित नारायण समझ सकता है, आप समझ सकते हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और इन सब के ऊपर जो मुखिया बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो आपकी प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।